Hello children. In previous lecture, we will start chapter number 4, the Mughal Empire. पिछले टर्म पे मुगल एम्पायर मैंने स्टार्ट किया था और उसका इंट्रो मैंने दिया था कि मुगल एम्पायर कहाँ कौन है, कहाँ से मुगल वर्ड आया है, चंगेज़ खान के बताया, साथ ही मैंने तैमूर के बारे में बताया। आप बुक में देखिएगा, उसमें तैमूर का एक पिक्चर बना हुआ है। तैमूर के साथ उसके सभी वंशज जो इधर आए हुए हैं बाबर के, वो सब अपना अपना फ़ोटो अपलोड किए हैं। जितने भी मतलब वो हैं मुग़ल, जितने एम्परर हैं, चाहे वो बाबर हो, हुमायूँ हो, अकबर हो, शाहजहाँ, कोई भी हो, ये अपने आप को तैमूर के साथ ज़रूर दिखाया। एक ना एक पिक्चर ऐसा ज़रूर बनवाया था अपने राज्य में, जिसमें वह तैमूर के साथ हो बैठा हुआ दिखाया गया। कहने का मतलब ये है, जिस तरह बाबर ने खुद को तैमूर का वंशज घोषित किया, तो आगे के एम्परर ने भी यही कहने की कोशिश की कि भैया बाबर जो बोला था वो सही है, हम सब तैमूर के ही वंशज है। आप पिक्चर में देखिए, कई सारे पिक्चर बने हुए हैं, उसमें कभी हुमायूं के साथ बैठा हुआ है, कहीं अकबर, जहांगीर, सब एक साथ बैठे हुए हैं। क्लियर? तो पिछले टर्म पे मैंने आपको इंट्रो दे दिया था मुगल्स एम्पायर का। आज स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। पिछले टर्म पे मैंने आपको ये भी बताया कि बाबर का कहाँ जन्म हुआ, किस लिए वो इंडिया में आया, और पानीपत का फर्स्ट वार के बाद उसने खुद को दिल्ली में इस्टेब्लिश कर लिया। उससे पहले आपको पता होना चाहिए, 1504 में उसने भारत पे अटैक करने से पहले काबुल को जीता था। क्लियर? काबुल, अफगानिस्तान के क्षेत्र को जीता था, काबुल को। तो पूरे सेंट्रल एशिया में उसका राज रहा है, सिवाय ऑटोमन को छोड़कर। बाकी सफवियों को हराया तो जरूर, लेकिन शाह इस्माइल को वह मार नहीं पाया और सफवियों को राज्य में जा नहीं पाया। मैंने बताया था वहां जाके इसका मतलब पत्थरों से स्वागत किया गया है, तो इसको बड़ा दुख हुआ और वह भारत में आया है दौलत खान लोदी के कहने पर, और पानीपत में इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली को जीत लिया। दिल्ली को जीतकर उसने दिल्ली में मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लिया। आया था कभी ये भारत में धन के लालच में, धन को लूटने, लेकिन जब दिल्ली की जनता ने इसका स्वागत फूलों से किया, तो इसने खुद को यहाँ इस्टेब्लिश कर लिया और दिल्ली सल्तनत में एक नया एम्पायर इस्टेब्लिश किया, जिसे आप मुगल्स एम्पायर कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका पहला जो हेडिंग है इस चैप्टर का, वो हेडिंग है मुगल्स मिलिट्री कैंपेन, यानी मुगल जो विक्ट्री, किस प्रकार उन्होंने विक्ट्री की भारत में, वही आपका पहला टॉपिक है। मुगल मिलिट्री कैंपेन, किस प्रकार उसकी सेना ने भारत को जीता। तो बाबर यहाँ 1526 में आ गया। क्लियर? दिलावर खां, दौलत खान लोधी को ऐसा लग रहा था कि बाबर धन लूट के चला जाएगा, धन लूट कर जाएगा, उसके बाद यहाँ दौलत खान लोधी अपना एम्पायर स्टेब्लिश करेगा, लेकिन हो गया उल्टा। बाबर तो यहाँ रुक गया, अपना एम्पायर स्टेब्लिश कर लिया और उसने दौलत खान लोधी को अपना गुलाम बना के बंगाल भेज दिया। क्लियर? कहा जाता है जब बाबर खुद को यहाँ स्टेब्लिश कर लिया, उस समय भारत में कई राजपूतों का राज था, और उसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे ब्रेव जो राजपूत था, वो राजपूत है मेवाड़ का शासक, नाम है राणा सांगा। बहुत बड़ा नाम, जानते होंगे, ये महाराणा प्रताप के ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, राणा सांगा। कहा जाता है इनका जो लेफ्ट पार्ट है, बॉडी का लेफ्ट पार्ट, कोई काम ही नहीं करता था, कुछ हाथ पैर कुछ नहीं काम करता था, लेकिन अपने राइट हैंड से इसने अपने लाइफ में 18 युद्ध जीता है और 18 के 18 युद्ध जीत लिया। 18 युद्ध लड़ा है, 18 युद्ध जीता है। क्लियर? कहा जाता है ये जीत कर इसकी भी नजर दिल्ली और आगरा पर है। क्लियर? लेकिन यहाँ सत्ता परिवर्तन हो गया, इब्राहिम लोदी चला गया, बाबर आ गया। राणा सांगा ने कहा, बाबर हो या इब्राहिम लोदी हो, मैंने ठान लिया दिल्ली और आगरा पे राज करना, तो मैं करूंगा किसी भी कीमत पे। और राणा सांगा अपनी एक बहुत बड़ी सेना बनाया। क्लियर? बाबर कभी राजपूतों से लड़ना नहीं चाहता था, वो जानता था राजपूत वो मधुमक्खी हैं, वो बीज हैं कि उनके एक को अगर वो हराएगा तो सारी मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाएंगी, इसलिए बाबर कभी राजपूतों से युद्ध नहीं चाहता था। लेकिन राणा सांगा की नज़र दिल्ली और आगरा है, क्योंकि दिल्ली आगरा भाई नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। तो राणा सांगा ने इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी सेना से युद्ध शुरू कर दिया, उसी को कहते हैं आप लोग बैटल ऑफ खानवा। खानवा की लड़ाई जो लड़ी गई है 1527 में, यानी ठीक पानीपत के नेक्स्ट ईयर में। ठीक है? राणा सांगा की सेना कहा जाता है बहुत बड़ी थी, बहुत ताकतवर सेना। 5 राजपूत राजा एक साथ लड़े थे बाबर से। बाबर ने जान लिया कि भाई राणा सांगा इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहा है, तो बाबर की सेना में हड़बड़ी मच गई, क्योंकि सेना दुगनी थी लगभग राणा सांगा की। तो बाबर कहा जाता है खुद सिंहासन से उतरा और अपनी सेना के साथ जमकर शराब पिया और नाचा है उसके साथ। अपनी सेना को इनका
इनकरेज किया खूब। उसने कहा ऐसा है, अब शराब की प्यालियों को तोड़ दिया जाएगा और उस दिन पिया जाएगा जिस दिन राणा सांगा की सेना को हम पराजित करेंगे। क्लियर? उसने कहा जाता है अपनी सेना को बहुत इनकरेज किया और उसकी सेना दुगने उत्साह से लड़ी है राणा सांगा से। स्टार्टिंग में राणा सांगा को कहा जाता है जीत मिल रही थी, लेकिन यहाँ बाबर एक नई युद्ध नीति लेकर आया था, नया वार मेथड लेकर आया था, जिसे बोलते हैं रूमी पद्धति, रूमी मेथड। कुछ लोग इसी को तुलगामा मेथड कहते हैं, तुलगामा मेथड। इसमें क्या होता है, तोप का यूज होता है, और भारत में तो तोप था नहीं, राणा सांगा वगैरह कोई तोप के बारे में जानते भी नहीं थे, और ये बाबर ले आया था मध्य एशिया से तोपों को। तो रूमी पद्धति में क्या होता है, तोपों को छिपा कर रखा जाता है। जब सेनाएं आपस में एक दूसरे से लड़ने लगती हैं तो तोपों को पीछे से अटैक करवाया जाता है। राणा सांगा जब जीत के करीब था उस समय बाबर ने पीछे से अटैक करवाया और इसकी सेना को तहस नहस कर दिया। लगभग दुगनी सेना ये राणा सांगा की पराजित हो गई और बाबा का परचम नॉर्थ इंडिया के राजस्थान तक फैल चुका। क्लियर? मेवाड़ वही राजस्थान का ही क्षेत्र है। बाबर ने इसे पराजित तो किया राणा सांगा को, लेकिन राणा सांगा को मारा नहीं। इसने राणा सांगा से कहा देखिए मैं राजपूत से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं चाहता, राणा सांगा मैं तुम्हारे क्षेत्र को तुम्हें वापस कर दे रहा हूं, लेकिन युद्ध में मेरी बहुत लॉस हुआ है, मेरी सेना मरी है, मेरा धन गया है, वो धन तुम्हें देना होगा। और बाबर ने राणा सांगा से अपने युद्ध के एक एक पैसे को ले लिया और राणा सांगा का क्षेत्र उसे फिर से सौंप दिया। मैंने बताया था कि कभी वो राजपूतों से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब राणा सांगा को 1527 में उसने क्षेत्र सौंपा तो जो राणा सांगा लड़े थे 5 राजपूत, उसमें एक राजा था चंदेर का। ठीक है, चंदेर का एक मोदनी राय नाम था, वो राणा सांगा की सहायता किया था। मोदनी राय ने कहा ऐसा है राणा सांगा, तुम युद्ध करो, तुम युद्ध जीतना, मैं बाबर को मारूंगा। क्लियर? बाबर ये बात जान गया। मोदनी राय जी ये शुरू में नहीं बोलना चाहिए था, पहले हरा दिए होते बाबर को, तब बोले होते तो समझ में भी आता। बाबर ने कहा राणा मैं तुम्हारे क्षेत्र को तो लौटा दूंगा, लेकिन मैं मोदनी राय को नहीं छोड़ूंगा। और 1528 में बाबर ने अटैक किया है चंदेर राज पर, मोदनी राय पर। क्लियर? और उसने कहा था वही मोदनी राय को मार दिया है और चंदेर यानी महाराष्ट्र को जीत लिया। इसी युद्ध में कहा जाता है बाबर की मुलाकात शेरशाह सूरी से हुई थी। वही शेरशाह जो भविष्य में कभी शेर खान बनेगा, वही शेर खान जो इस मुगल साम्राज्य को एक समय खत्म कर देगा। क्लियर? लेकिन फिर से शेरशाह मरेगा तो फिर मुगल साम्राज्य आएगा। इसी शेरशाह की देन है कि बाबर का पुत्र हुमायूं अपनी जिंदगी में कभी सिंहासन पे बैठ ही नहीं पाया। 15 साल वो भिखारियों की तरह भटकता रहा। ये वही शेर खान शेरशाह सूरी है, आगे डिस्कस करूंगा। क्लियर? चलिए, 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में आपका चंदेर। क्लियर? उस समय भारत में केवल बाबर इंपॉर्टेंट शासक नहीं था, उस समय यहाँ अफगान शक्ति भी इकट्ठी हो रही थी। आपको पता होना चाहिए जो बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी वगैरह थे ना, ये सब अफगानी थे। ये दौलत खान लोदी अफगानी थे। तो आपने दौलत खान लोदी को मार दिया, लेकिन उसका पुत्र दिलावर खान लोदी बच गया था। दिलावर खान ने कहा कि मैं अपने पिता का बदला इस बाबर से जरूर लूंगा, और 1529 में घाघरा की लड़ाई लड़ी गई, बैटल घाघरा। इस वार में कहा जाता है बाबर ने दिलावर खान लोदी को मार दिया और अफगानी शक्ति को खत्म कर दिया। खत्म नहीं कर दिया, हरा दिया, सॉरी। उसने अफगानी शक्ति को हरा दिया, लेकिन उसे खत्म नहीं किया, और यही उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि ये शेरशाह सूरी उन्हीं अफगानों को इकट्ठा करके एक बार हुमायूं से चौसा की लड़ाई लड़ेगा। आगे डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो याद रखना 4 वार, 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेर, 1529 घाघरा और 1530 में बाबर खत्म, लीला समाप्त बाबर की। 1530 में बाबर मरा है, 1526 में आया, 1530 में मरा, यानी 5 साल भारत में राज किया। लेकिन इस 5 साल के राज में उसने मुगलिया एम्पायर्स को पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलाया। नॉर्थ इंडिया नहीं, सेंट्रल एशिया के वो अफगानिस्तान का क्षेत्र भी मुगलों के ही राज में था। तो इस प्रकार सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंध, भारत का ऊपरी सिरा और नॉर्थ इंडिया, इन सब का एक ही राजा, और वो राजा बाबर खुद है। क्लियर?
बाबर के कहा जाता है 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। क्लियर? इसने अपने पुत्र से कहा, बड़े पुत्र हुमायूं को बुलाया था, कभी हुमायूं से इसने कहा था कि अपने राज्यों को अपने भाइयों में भी बांट लेना, अकेले उस पर कभी राज मत करना, क्योंकि ये भाई कभी तुम्हारे दुश्मन बनेंगे, इसलिए राज्य को बांटना जरूरी है। वही किया हुमायूं ने, अपने राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया। सेंट्रल एशिया का कुछ एरिया छोटे भाई कामरान को दिया, कुछ अस्करी दो को दिया, कुछ हिंदाल को दिया, और खुद दिल्ली का एम्परर बन गया। दिल्ली का आप एम्परर बन गए, बाकी अन्य जो एरियाज थे वो दे दिया आपने अन्य भाइयों को, लेकिन उन भाइयों को ये पसंद नहीं आया। उन भाइयों ने कहा, बताओ, दिल्ली सबसे बड़ा खजाना दिल्ली में है, सबसे ज़्यादा टैक्स दिल्ली से मिलता है, उसे ये भाई अपने कब्जे में कर लिया और हमें रेगिस्तानी क्षेत्र दे दिया। इसीलिए वो भाई इस हुमायूं से अंदर ही अंदर ज्वेलस करने लगे, जलने लगे, और उस अवसर का वेट करने लगे कि वो एक समय ऐसा आएगा कि हुमायूं को मारकर दिल्ली पर अपना कब्जा जमाएंगे। इसीलिए कहा जाता है इन चारों भाइयों में कोई एकता नहीं थी। वही एकता ना हो पाना इन मुगलिया एम्पायर के लिए डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि इसी एकता के ना हो पाने के कारण वो शेर शाह सूरी कभी हुमायूं को खत्म करेगा, उसके राज्य को खत्म करेगा और भारत में इस्टेब्लिश करेगा खुद अपना एक नया एम्पायर, जिन्हें आप सूर एम्पायर कहते हैं। हालांकि शेर शाह मर जाएगा, उसके बाद फिर से हुमायूं कब्जे में ले लेगा दिल्ली को, सिंहासन पे बैठेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो अकबर आएगा और अकबर एक बार फिर से मुगलिया एम्पायर को पूरी तरह इस्टेब्लिश करेगा। क्लियर? तो बाबर का ये पॉइंट याद रखिए। बाबर के मरने के बाद हुमायूं दिल्ली पे बैठ गए। हुमायूं के लिए कोई खास ऐसी बात है नहीं जिसे आपको बताई जाए। हुमायूं अपना दिल्ली पे राज कर रहे हैं। उधर बिहार में एक गवर्नर ताकतवर हो रहा है और वो गवर्नर खुद शेर शाह सूरी है। चलो, 1530 में हुमायूं बैठा अपना धीरे धीरे राज कर रहा था। 1539 में उस शेर शाह सूरी ने कभी चौसा के मैदान पे ललकारा है इस हुमायूं को, और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई लड़ी। कहता है शेर शाह ने इस युद्ध में तोपों का भी प्रयोग किया, हुमायूं ने भी किया था, लेकिन यहाँ शेर शाह बहुत चालाक निकला और उसने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं हार कर यहाँ से भागा, जो उसके पीछे गया शेर शाह और उसे पकड़ लिया और उसे कहा जाता है तलवार भी मार दिया। हुमायूं गिर पड़ा, शेर शाह समझा हुमायूं मर गया और वापस लौट आया, लेकिन उसकी चंद सांसें शेष थी और एक नाविक उसकी जान बचाकर सेंट्रल एशिया ले गया, नहीं तो मुगलिया एम्पायर यहीं खत्म हो जाता। क्लियर? कामरान के पास गया हुमायूं, उसने कहा, अरे भाई तुमको पता है कि शेर शाह ने लूट लिया दिल्ली को, मेरे साथ दो और दिल्ली पे फिर से अटैक करते हैं। कामरान ने कहा, मैं जरूर आपका साथ दूंगा भैया, लेकिन आधा दिल्ली मुझे चाहिए। हुमायूं ने कहा, जब सारा दिल्ली नहीं, पूरा दिल्ली मुझे चाहिए और आप सेंट्रल एशिया में आइए। हुमायूं ने कहा, जब दिल्ली तुम्हें दे दूंगा तो मैं लड़ूंगा कहाँ, मैं जीतूंगा किस लिए, रहने तो हेल्प नहीं चाहिए। अपने छोटे भाई अस्करी हिंदाल के पास गया, बोला हेल्प करो, मैं कुछ ना कुछ दूंगा। उन दोनों ने कहा, मुझे दिल्ली चाहिए। हुमायूं ने कहा, ठीक है, आधा दिल्ली मैं तुमको दे दूंगा, आधे दिल्ली पे खुद राज करूंगा। और तीनों मिलकर 1540 में 1540 ठीक एक साल बाद फिर से ललकारेंगे शेर शाह सूरी को बैटल ऑफ कन्नौज में। और इस युद्ध में कहा जाता है शेर शाह सूरी ने भयंकर पराजय दी है तीनों भाइयों को, और हुमायूं तो एकदम भिखारी बन गया। बाकी ये दोनों तो अपने अपने क्षेत्र में वापस चले गए सेंट्रल एशिया और फिर वहां पे अपना राज कायम किए, लेकिन हुमायूं की जिंदगी भिखारियों जैसी बीती है। क्लियर? 1540 से 44 तक राज करेगा शेर शाह, फिर इस्लाम शाह राज करेगा उसका बेटा, फिर आदिल शाह, सिकंदर शाह राज करेगा, और 1555 में एक बार फिर हुमायूं वापस आएगा राजपूतों की सहायता से और हराएगा उस सिकंदर शाह को, और 1555 में फिर से मुगलिया एम्पायर स्टैब्लिश करेगा। क्लियर? अभी 7-8 महीना ही राज किया है कि कहा जाता है अपना एक लाइब्रेरी बनवाया था दिल्ली, किताब पढ़ने गया, किताब पढ़कर नीचे उतर रहा था, सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया और सीधे ऊपर गिरा, नीचे गया ऊपर। इसीलिए लेन पोल ने हुमायूं के लिए कहा है, लड़खड़ाती हुई जिंदगी लड़खड़ाने पे ही खत्म हो गई।
क्लियर। 1556 में यानी 8 महीने बाद हुमायूं मर गया और उसकी जगह सिंहासन पर बैठेगा एक 12-14 साल का लड़का, और वो लड़का है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आपके लिए अकबर बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है, इसका डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बाबर का जो मैंने टॉपिक बताया, यही आपका पहला टॉपिक था, मिलिट्री कैंपेन कैसा रहा। नेक्स्ट टर्म पे मैं डिस्कस करूंगा आपको भारत के दूसरे सबसे महान शासक अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों के बारे में। कोशिश करूंगा औरंगजेब भी डिस्कस कर दूं, चारों शासकों मुगलिया एम्पायर को मैं खत्म कर दूंगा पॉलिटिकल, उसके बाद आपका सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल वाले पॉइंट हम लोग समझेंगे। क्लियर। तो इतना याद रखिएगा, बाबर यहाँ 4-5 साल राज किया, पर ईयर उसने एक बड़ा बड़ा युद्ध लड़ा है। उसके बाद यहाँ हुमायूं राज किया, लेकिन हुमायूं केवल 1530 से 39 तक राज कर पाया। 39 में वो शेर शाह के द्वारा हारा गया और शेर शाह यहाँ राज किया। 1555 में एक बार हुमायूं वापस आएगा और फिर से मुगलिया एम्पायर को इस्टेब्लिश करेगा, लेकिन अपने ही बनाए लाइब्रेरी में 1556 में ये लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरकर मर जाएगा और 1556 में यहाँ राज हो जाएगा उसके बेटे अकबर का, जिसकी उम्र मात्र 12 साल है। ठीक है, 1556 में अकबर 12 साल का हुआ है और उसी समय वह बादशाह बनेगा भारत का। लेकिन बाबर और हुमायूं वाले पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका 1556 से मैं स्टार्ट करूंगा। कोशिश करूंगा आपके औरंगजेब तक का पॉलिटिकल पॉइंट मैं खत्म कर दूं और जल्द आपके सोशल और इकोनॉमिकल वाले पॉइंट पर आऊं। ओके, थैंक यू।